नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है एक्सपेंडिंग वर्ल्ड। मैं आज आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि क्या हमारा देश सिर्फ कागजों पर ही आज़ाद है। असल में हमारा देश आज़ाद है भी कि नहीं। हम गुलाम हैं क्या किसी के। देखिए, गुलामी का तरीका आज के समय में बदल चुका है। कोड़े मार के गुलामी का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, तो आज के समय में हम आज़ाद हैं या नहीं, ये आज का विषय है। ठीक है, बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हिंदुस्तान में करीब 22 साल से काम कर रहा है और स्टिल नाउ अभी भी काम कर रहा है। और जब ये आया तो शुरुआत के 10 साल इसके पास कोई भी लीगल परमिट नहीं था। और जब सरकार को पता चला तो कुछ वक्त के लिए तो सरकार ने इनका प्रोग्राम सस्पेंड करा दिया, बट 3-4 साल बाद इनको लीगल परमिट मिल गया और एक लीगल रूप से काम कर रहे हैं। किसी पार्टी के बारे में बात नहीं बोल रहा हूँ, आज इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये विषय काफ़ी बड़ा विषय है। ठीक है, और आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, मिस्टर श्रीमान बिल गेट्स। बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, दुनिया के सबसे अमीर नागरिकों में शुमार हैं। करीब 18 साल तक नंबर 1 रहे, अब थोड़ा नीचे आ गए हैं, पर संपत्ति में कोई भी कमी नहीं है। ये इनके सामने भारत की सरकार झुक जाती है और हिंदुस्तान के मरे हुए लोगों का कोई भी न्याय नहीं मिलता है। और भी देशों में इसी तरह से गरीब देशों में ट्रायल करा इन्होंने और वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है। और इन मामलों को पश्चिमी मीडिया किस तरह से दबा देता है, इस बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं BMGF के बारे में, बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसके तहत ये पाथ जो मैंने बताया वो ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो पहले जान लेते हैं, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है, एक नॉन कॉरपोरेशन प्राइवेट फाउंडेशन है। अगर हम इसको बोले दुनिया की तीसरी गवर्नमेंट के रूप में तो कहना गलत नहीं होगा। जैसे UNO है और UNO के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, वैसे इस फाउंडेशन के अंडर में कई सारे फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, करीब 30 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। इस फाउंडेशन का दोस्तों गोल ये है कि दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल को ख़त्म कर देना, दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करना, एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना और अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से रिलेटेड क्रिएट करना। इस फाउंडेशन के करीब 3 ट्रस्टी हैं, पहले बिल गेट्स, दूसरी मिलिंडा गेट्स जो उनकी वाइफ हैं, तीसरे वॉरेन बफेट, चौथे अगर बोला जाता है कि एज अ CEO मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं। इस फाउंडेशन के अंदर में कई सारे डिवीजन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लोबल हेल्थ डिवीज़न, ग्लोबल डेवलपमेंट डिवीज़न, यूनाइटेड स्टेट डिवीज़न, ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी डिवीज़न और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ डिवीजन्स आते हैं इस फाउंडेशन के अंदर में। तो सबसे पहले पाथ के बारे में जान लें। तो पाथ दोस्तों ये है प्रोग्रामिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंडर में ये HPV वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहा था। दोस्तों, आप सभी के मन में ये ख्याल आया होगा कि ये पाथ ने ये वैक्सीन चलाई क्यों। तो सबसे पहले जान लेते हैं HPV वैक्सीन। HPV एक बीमारी है, ह्यूमन पैपिलोमावायरस। ये असल में इसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, जो आमतौर पर महिलाओं में होता है। सर्वाइकल कैंसर इसको बोले महिलाओं के यूट्रस में, या बोले बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये आमतौर पर जब बच्चे होते हैं तो उन पे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पड़ जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि बॉय हूँ, तो आगे मैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ। तो वैगिनल ब्लीडिंग हो जाती है, वाटरी टाइप का ब्लड सा आने लग जाता है, और एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को। इम्यून सिस्टम में महिलाओं का ख़राब हो जाता है, स्मोकिंग से, धुएं से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे क्या होता है, बच्चे पर, महिलाओं के बच्चे पर, आने वाले बच्चे पर भी असर पड़ जाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी खतरा हो जाता है। ठीक है, इसको सही करने के भी कई सारे मार्ग बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन जो अभी आपको मैंने बताया। इसके बाद कई सारी थेरेपी बताई गई है। अगर आप स्टेज 1 में हैं तो रेडियोथेरेपी से सही करा जा सकता है। स्टेज 2 में अगर आपकी कंडीशन चल रही है, बहुत ही गंभीर कंडीशन है, तो उसको भी कीमोथेरेपी से सही करा जा सकता है। और अगर आप लास्ट स्टेज पर है तो भी इसको इम्यूनोथेरेपी से सही किया जा सकता है। पाथ ने दोस्तों ये जो प्रोग्राम चलाया तो इसमें इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, इन्होंने 9 से 14 साल की बच्चियों पर ट्रायल करा इस वैक्सीन का। और इन्होंने सोचा कि अभी ये 9 से 14 साल की हैं और आने वाले 10 साल में इसका रिजल्ट मिलेगा, जब ये बच्चियां 20 से 25 साल की हो जाएंगी, शादी की उम्र में जब इनकी हो जाएंगी तो इसका रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ये मामला 2009 से इन्होंने वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू करा और आज इनका रिजल्ट मिल रहा है। तो 2021 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको। तो पाथ का एम क्या था, पाथ का एम था लोगों को HPV वैक्सीन का प्रोजेक्ट को बारे में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल, और इन्होंने मेन
ट्राइबल्स जो एरिया के ग्रुप थे उन पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन पर इन्होंने ये काम करा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आपने करा, ठीक है, पर इस वैक्सीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं रही और बिना किसी लीगल परमिट के आपने ये काम करा, ये बहुत ज़्यादा गलत था। तो आइए हम पाथ ने ये कंट्री का चॉइसिंग किस तरह से करी ये समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कंट्री चूजिंग प्लान। इन्होंने 4 कंट्रीज को दुनिया में चुना, पहला इंडिया, दूसरा युगांडा, फिर पेरू और वियतनाम, सामने लिख के आ रहा होगा। ठीक है, इन कंट्रीज को ही क्यों चुना? क्या यहीं पर ही सबसे ज़्यादा गरीबी है? अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ हैं, एशिया में भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल पर चल रही हैं, बट इन्होंने इन्हीं कंट्री को चुना। समझते हैं, पहली बात तो यहाँ का मोनोपोलिस्टिक नेचर था, ठीक है, एकाकी टाइप का व्यापार था, और दूसरी बात यहाँ का सोशल एनवायरनमेंट इस तरह से था कि अगर कोई चीज़ नई चीज़ आती है, एक इंसान को पता चलती तो एक इंसान बताता है 2 को, 2 इंसान बताता है 10 को, और 10 इंसान बताते हैं उसको 100 को। तो मतलब कि पहली बात, एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं, ल्यूसरेटिव मार्केट बढ़ता जाएगा, मार्केट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मार्केट एक्सपेंशन होता जाएगा, कॉमर्शियल इंटरेस्ट होता जाएगा और ऑटोमेटिक सेल होती जाएगी, कंपनीज को फ़ायदा होता जाएगा। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट है, सब जानते हैं, अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे बहुत हैं, और इसीलिए ये प्रोग्राम को कोई रोक नहीं सकता। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये होता है कि अगर वैक्सीन वालों को खतरा होता है, जो वैक्सीनेटेड है या तो उन्हें खतरा है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें खतरा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से फंस जाते हैं, तो प्रोग्राम नहीं रोक सकते और इसलिए ये प्रोग्राम चलता है। अब समझते हैं इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या निकल के आया। ठीक है, टेस्टिंग जब हुई तो क्या हुआ,